प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं या लक्षण और राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण या साधन या उपकरण। अर्थात आज हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में या राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा या उपागम के संदर्भ में दो बातें लेंगे। क्या क्या? राजनीतिक आधुनिकीकरण अवधारणा के लक्षण और राजनीतिक आधुनिकीकरण के साधन, जो कि प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। अर्थात राजनीति विज्ञान से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसमें राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंधित 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप में पूछा जाता है। और मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों की इस रूप में समझाऊंगा कि जैसे मर्जी आए प्रश्न बनाएं, आप गलती नहीं कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी सूचना आपको प्राप्त हो। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि जिससे सभी विद्यार्थियों का हित हो सके और सभी विद्यार्थियों को सफलता मिले। सभी विद्यार्थियों का हित, सभी विद्यार्थियों की सफलता ही मेरी सफलता और मेरा हित है। मेरे विद्यार्थी ही मेरी ऊर्जा है, मेरे विद्यार्थी ही मेरी संपत्ति हैं। ध्यान दें, देखिएगा, राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं और अभिकरण या साधन आप तभी समझ पाएंगे जबकि आप ये समझें कि राजनीतिक आधुनिकीकरण है ही क्या। इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। परंतु फिर भी मैं सामान्य रूप में आज भी इसका अर्थ बताऊंगा, क्योंकि जब तक अर्थ नहीं समझेंगे तब तक इसकी विशेषताएं, लक्षण, साधन नहीं समझ पाएंगे। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब वास्तव में परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे ही राजनीतिक आधुनिकीकरण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जब अविकसित या विकासशील राष्ट्र राज्य अपनी राजनीतिक व्यवस्था को परंपरागत राज व्यवस्था से आधुनिक राज व्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयास या प्रयत्न करते हैं, जो प्रक्रिया उनके द्वारा अपनाई जाती है, उसे ही राजनीतिक आधुनिकीकरण कहा जाता है। कैसे? जैसे परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था में वास्तव में सत्ता के परंपरागत स्रोत होते हैं, जैसे जाति, भाषा, धर्म। इसी के साथ में वहां सत्ता के विभिन्न केंद्र होते हैं। परंतु आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक रूप में सत्ता का एक ही केंद्र हो जाता है। मतलब वास्तविक रूप में वहां राजनीतिक शक्ति सर्वे सर्वा बन जाती है। इसी के साथ में जो परंपरागत स्रोत होते हैं वो निर्बल हो जाते हैं, जैसे जाति, भाषा, धर्म। तो मेरा कहने का भावार्थ है कि वास्तविक रूप में जब राज व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए प्रयास किया जाता है, तो ऐसे प्रयास, ऐसे प्रयत्न, ऐसी प्रक्रिया को ही राजनीतिक आधुनिकीकरण कहा जाता है। मैं व्यापक रूप में ये नहीं ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। आज तो हम दो बातों की चर्चा करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या है और इसके क्या साधन है। मतलब किसी भी देश की राजनीति आधुनिक बने तो इसके लिए वास्तविक रूप में किन किन साधनों का योगदान होता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो इधर आइए मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 2 पार्ट बना दिए इसके राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण, और दूसरा पार्ट है राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण या साधन। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान दें। मैं यहाँ ये कहूँगा कि तुलनात्मक राजनीति के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी के साथ में स्नातक स्तर के विद्यार्थी हो, चाहे स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हो, उनको तो इसकी जानकारी बहुत ही जरूरी है। ध्यान दें, राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षणों की संख्या हमने यहाँ नोट की है 8। वैसे इन 8 लक्षणों को हम
संक्षिप्त रूप में इन 3 लक्षणों में समाहित कर सकते हैं। मतलब इन 3 लक्षणों में सारे लक्षण सम्मिलित हो जाते हैं। अब समझना शुरू कीजिएगा। राजनीतिक आधुनिकीकरण का पहला लक्षण है, मतलब किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक बनी है या नहीं। अगर किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक है, उसका आधुनिकीकरण हो गया है, तो उसमें ये लक्षण मिलेंगे। और यदि किसी भी देश की राज व्यवस्था परंपरागत है तो उसमें ये लक्षण नहीं मिलेंगे। ध्यान रखेंगे। पहला लक्षण है राज्य या केंद्र में शक्ति का अधिकाधिक केंद्रण। समझें, राज्य या केंद्र में शक्ति का अधिकाधिक केंद्रण मतलब किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक तभी होगी जबकि वहां वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति सर्वोपरि हो, अन्य शक्तियां सामाजिक आर्थिक उसके अधीन हो। समाज में जो अन्य संगठन है, अन्य समूह है, वो सभी राजनीतिक शक्ति के अधीन हो। मतलब वहाँ वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति सर्वे सर्वा हो, पूरे समाज का नियंत्रण और संचालन करती हो। इसे ही कहते हैं राज्य या केंद्र में शक्ति का केंद्रण। भाई राज्य या केंद्र मतलब यहाँ वास्तविक रूप में देखा जाए तो केंद्र राज्य को कहा जाएगा और यहाँ आगे आता है कि परिसर, परिसर समाज को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? परिसर समाज को कहा जाएगा। तो वास्तव में किसी भी देश की राजनीति आधुनिक तभी होगी जबकि वहां वास्तविक रूप में क्या होगा? राज्य में शक्ति का केंद्रण हो जाए। मतलब राजनीतिक शक्ति सर्वे सर्वा बन जाए, अन्य समूह संगठन राजनीतिक शक्ति के अधीन आ जाए। ठीक है, बहुत व्यापक है वैसे ये, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में समझा रहा हूं। दूसरा लक्षण क्या है? किसी भी देश की राजनीति आधुनिक बनी है या नहीं, उसमें ये दूसरा लक्षण देखें आप, है या नहीं। तो क्या होगा दूसरा लक्षण इसका? राज्य या केंद्र का। अब देखिएगा, केंद्र या राज्य या इसे राजनीतिक शक्ति भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल पावर। राज्य या केंद्र का समाज में अधिकाधिक प्रवेशन या पहुंच। मतलब किसी भी देश की राजनीति आधुनिक तभी बनेगी जबकि वहां राज्य मतलब राजनीतिक शक्ति मतलब सरकार मतलब राजनीतिक व्यवस्था का ज्यादा से ज्यादा समाज में प्रवेश या पहुंच हो। और ये तभी संभव होगा जब किसके द्वारा जन कल्याण संबंधित कार्य किए जाएंगे। यस, परंपरागत समाजों के अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्य या केंद्र या राजनीतिक व्यवस्था की पहुंच समाज तक नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वैसे देखा जाए तो वास्तविक रूप में यातायात के साधन नहीं थे। परंपरागत समाजों के अंतर्गत आधुनिक समय में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और फिर उस समय वास्तविक रूप में इसकी इतनी आवश्यकता भी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उस समय वास्तविक रूप में जो राज्य था वो पुलिस राज्य होता था, जन कल्याणकारी राज्य नहीं था। आज का राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है, तो पुलिस राज्य था, तो उसको केवल जनता के जीवन की रखवाली करनी होती थी, संपत्ति की सुरक्षा करनी होती थी, जन कल्याण संबंधी कार्य करने ही होते थे। इसलिए पहुंच की जरूरत नहीं थी, मतलब वहां तक इनको जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु आधुनिक समय में राज्य का स्वरूप बदल गया है, लोक कल्याणकारी राज्य हो गए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इनके द्वारा जन कल्याण संबंधित कार्य किए जाते हैं और जनता के कल्याण संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो डेफिनेटली समाज तक इन्हें जाना होगा। तो आप देखिएगा किसी भी देश के अंतर्गत यदि राज्य या राजनीतिक व्यवस्था सरकार वास्तविक रूप में समाज में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रखती है, मतलब यहाँ मैं ये कहूँगा कि समाज व्यवस्था और राज व्यवस्था का पारस्परिक संबंध हो जाना चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था की पहुंच समाज तक हो जाए और समाज की पहुंच राज्य सरकार तक हो जाए। यस, किसी देश में यदि ऐसा होगा तो उस देश की राजनीति आधुनिक है। चलिए, तीसरा क्या है? केंद्र और परिधि या परिसर की बढ़ी हुई अंतःक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिएगा क्या कहा है मैंने। तीसरा लक्षण क्या है समझें, केंद्र और परिधि या परिसर की बढ़ी हुई अंतःक्रिया। क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले तो ये देखें, केंद्र का मतलब क्या है भाई? राज्य या राजनीतिक व्यवस्था या सरकार या राजनीतिक शक्ति, आप किसी भी रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब केंद्र मतलब राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था या राज्य, ठीक है। और परिधि या परिसर का मतलब समाज, समाज व्यवस्था। तो यहाँ तीसरा लक्षण यह है कि समाज व्यवस्था और राज व्यवस्था में क्या हो? अंतःक्रिया हो, मतलब एक दूसरे से
ये वास्तविक रूप में इंटरेक्शन करें, मतलब समाज की पहुंच राज्य तक हो और राज्य की पहुंच समाज तक हो, दूरी नहीं हो, ये कटे हुए नहीं हो। जैसे कि परंपरागत समाजों के अंतर्गत ऐसा ही होता था। मैं ये कहूँ परंपरागत समाज में हालात ये थी कि जो जन साधारण होता था, यदि पुलिस वाला पुलिस की वर्दी में चला जाता था तो उससे को बड़ा भय लगता था, डर लगता था। मतलब एक तरीके से ये एक दूसरे में गैप रखते थे, अंतराल होता था, एक दूसरे से संपर्क नहीं होता था। आधुनिक समय में आप देखिएगा जो विकसित राष्ट्र राज्य हैं, समाज व्यवस्था राज्य व्यवस्था एक दूसरे से संबंधित है, अंतःक्रिया करते हैं, और विकासशील देशों में धीरे धीरे वास्तविक रूप में समाज व्यवस्था और राज्य व्यवस्था की अंतःक्रिया बढ़ती जा रही है। नोट कीजिएगा। तो यहाँ मैंने तीसरा लक्षण क्या बताया, केंद्र और परिधि या परिसर की बढ़ी हुई अंतःक्रिया। फिर से बोल रहा हूँ, केंद्र और परिधि या परिसर की बढ़ी हुई अंतःक्रिया। केंद्र मतलब राज्य, परिधि मतलब समाज, अर्थात राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था की अंतःक्रिया बढ़ जाती है। इन दोनों का एक दूसरे से पारस्परिक संबंध हो जाता है। मतलब राज्य मतलब राजनीतिक व्यवस्था की पहुंच समाज व्यवस्था तक होती है और समाज व्यवस्था की पहुंच राज्य तक, मतलब राज्य की पहुंच समाज तक, समाज की पहुंच राज्य तक। डेफिनेटली ऐसा जिस देश में पाया जाता है उस देश की राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक कहलाती है। यस, अब मैंने इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी समझाया आपको। देखिएगा यहाँ ये राजनीतिक व्यवस्था हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम। इधर मैंने नोट किया है सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है परिषद, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है केंद्र। तो केंद्र का मतलब राजनीतिक व्यवस्था है। यस, राजनीतिक व्यवस्था मैंने डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल समझा दिया है, प्लेलिस्ट में देखेंगे, और आमने पावेल का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल भी समझा दिया है। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था मतलब केंद्र, सामाजिक व्यवस्था मतलब परिसर। अब इन दोनों में अंतःक्रिया होनी चाहिए। जिस देश में इन दोनों में अंतःक्रिया हो रही है वहां राजनीतिक क्या कहलाएगी, आधुनिक कहलाएगी। अब कैसे हो देखिएगा, राजनीतिक व्यवस्था केंद्र हो गया। अब इसमें क्या है, ध्यान दें, हम इसको व्यवहारवाद की शब्दावली में कह सकते हैं क्या, कि केंद्र की परिसर में पहुंच, इसको निर्गत कहा जाता है। मतलब राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, तो वो समाज में ही तो जाएंगे भाई, समाज के लिए तो बनाए जाते हैं। तो यहाँ आप नोट करेंगे केंद्र की परिसर में पहुंच, मतलब राज्य व्यवस्था के समाज व्यवस्था में पहुंच, जिसे निर्गत कहेंगे व्यवहारवाद की शब्दावली में। डेविड ईस्टन की शब्दावली में इसको क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे, निर्गत कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में ये समाज में आ जाते हैं। अब समाज में आने के बाद में सीधा यहाँ क्या है, परिसर से परिसर की केंद्र पहुंच। क्या, परिसर की केंद्र पहुंच, परिसर का मतलब समाज, समाज की राज्य में पहुंच। भाई परिसर समाज और केंद्र राज्य है, तो परिसर की केंद्र में पहुंच मतलब समाज व्यवस्था की राज्य व्यवस्था में पहुंच। तो इसको क्या नाम दिया गया है, निवेश। नोट कीजिएगा, इसको क्या नाम दिया गया है, निवेश। नोट कीजिएगा, निवेश या इनपुट, मतलब व्यवहारवाद की शब्दावली में इसको इनपुट की संज्ञा दी जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये निवेश हो गया और ये निर्गत, मतलब ये इनपुट हो गया, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। ठीक है, अब ये व्यवहारवाद की शब्दावली में कह रहे हैं हम। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में जिस देश की राजनीति आधुनिक होती है उसमें क्या होता है कि केंद्र और परिसर में अंतःक्रिया बढ़ जाती है। कैसे, जैसे केंद्र की परिसर में पहुंच होती है किसके माध्यम से, नीति निर्णय के माध्यम से, और फिर इसके बाद में समाज मतलब परिसर की केंद्र में पहुंच होती है किसके माध्यम से, निवेश के माध्यम से। निवेश क्या होता है, जनता जो राज्य व्यवस्था के सामने मांगे रखती है ना, जो मांग रखती है कि हमें ये चाहिए, वो मांग ही क्या है भाई, वो निवेश है। यस, तो अब इसमें देखिएगा, इधर मैंने जो ये बिल्कुल बारीक बिंदुओं से दिखाया है, ये तो क्या, परिसर की केंद्र तक पहुंच है, और जो ये देखा रखा है मैंने, ये क्या है, केंद्र की परिसर में पहुंच है, केंद्र की परिसर में पहुंच है। और यहां मैंने नोट किया केंद्र और परिसर की अंतःक्रिया रेखा, तो ये अंतःक्रिया होगी। मतलब वास्तविक रूप में केंद्र और परिसर में अंतःक्रिया जहां होती है उस देश की राजनीति आधुनिक होती है। फिर मैं कह रहा हूं, केंद्र और परिसर का मतलब, भाई केंद्र का मतलब होता है राजनीतिक व्यवस्था, राज्य सरकार, राजनीतिक शक्ति, और परिसर का मतलब होता है समाज, समाज व्यवस्था, सोशल सिस्टम। तो राजनीतिक व्यवस्था और समाज व्यवस्था, समझ रहे ना, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम में जब अंतःक्रिया होती है तो भाई ऐसे देश की राजनीति आधुनिक होती है। कैसे भाई, राज्य राजनीतिक व्यवस्था की पहुंच समाज तक हो। आधुनिक समय में तो ये बिल्कुल आसान हो गया है, क्योंकि यातायात के साधन भी हैं, इसी के साथ में संचार के साधन ही मौजूद हैं। सरकार
अपनी बातें संचार साधनों के माध्यम से जनता तक पहुंचा सकती है। और इसी के साथ में जो जनता है, जनता की पहुंच सरकार तक होनी चाहिए। इसे ही कहते हैं केंद्र और परिधि की अंतः क्रिया। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? अंतः क्रिया। केंद्र परिधि मतलब समाज और राज्य, मतलब समाज व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम। यस, समझ गए? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है तीसरा। अब मैं ये कह सकता हूँ विश्वास से इस एक अकेले बिंदु से किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि उस देश की राजनीति आधुनिक हुई है या नहीं, उस देश की राज्य व्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ है या नहीं। यस, यूपीएससी के स्टूडेंट्स विशेष ध्यान देंगे यहाँ, यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर के स्टूडेंट्स, और विशेषकर राजनीति विज्ञान से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, जो बहुत ही गंभीर गूढ़ बातें, उनको सबसे पहले समझाऊंगा मैं। ध्यान दें। 3 लक्षण हो गए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, चौथा लक्षण क्या है? मतलब किसी भी देश की राजनीति आधुनिक है या नहीं, या राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता। चौथी विशेषता क्या है? सत्ता के परंपरागत स्रोतों का निर्बल होना। सत्ता के परंपरागत स्रोतों का निर्बल होना। क्या मतलब हुआ इसका भाई? इसका मतलब ये है कि किसी भी देश की राजनीति आधुनिक तभी बनेगी जबकि वहाँ सत्ता के जो परंपरागत स्रोत हैं वो कमजोर पड़ जाएं, निर्बल पड़ जाएं, शिथिल पड़ जाएं। जैसे सत्ता के परंपरागत स्रोत हैं जाति, भाषा, धर्म, व्यक्तिगत निष्ठाएं, परिवार के प्रति निष्ठा, या हमें कहें कि परिवार की सत्ता। आधुनिक समय में विकासशील देशों में यह बात पाई जाती है। तो वास्तव में जब ये जो सत्ता के परंपरागत स्रोत हैं जैसे जाति, भाषा, धर्म, परिवारवाद, ये धीरे धीरे जब कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं और वास्तव में आधुनिक स्रोत मजबूत बन जाएं, विशेषकर मैं कहूं कि पूरे राष्ट्र की सत्ता वास्तव में राज्य या केंद्र में केंद्रित हो जाए। इसका मतलब केंद्रीकरण नहीं है, न हो, शक्ति का विकेंद्रीकरण तो हो सकता है, लेकिन राजनीतिक शक्ति सर्वे सर्वा बन जाए। इसका मूल भावार्थ है। क्या कह रहा हूं मैं? यहाँ केंद्रीकरण मतलब केंद्रीकरण नहीं है कि वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति एक जगह एकत्रित कर दी जाए। नो, इसका मतलब ये कि राजनीतिक शक्ति अन्य सभी शक्तियों की संचालक, नियंत्रक बन जाए, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम सर्वोपरि बन जाए। ऐसी स्थिति जिस देश में आ जाती है, इसका मतलब है वहां पर सत्ता के परंपरागत स्रोत कमजोर पड़ गए हैं, और जहां सत्ता के परंपरागत स्रोत कमजोर पड़ जाते हैं, डेफिनेटली उस देश की राजनीति आधुनिक बन जाती है। आप देखिएगा, मैं तुलना करता हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तव में सत्ता के परंपरागत स्रोत निर्बल पड़ चुके हैं। यस, ब्रिटेन में भी निर्बल पड़ चुके हैं, जापान में भी कमजोर पड़ चुके हैं, स्विट्जरलैंड में भी कमजोर पड़ चुके हैं। लेकिन विकासशील देशों में आपको मैं उदाहरण हूं भारत का, तो भाई भारत में क्या जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय विशेष और परिवारवाद आज ही मौजूद नहीं है। क्या हमारी राजनीति जाति, भाषा, धर्म, परिवारवाद से प्रभावित नहीं होती है? क्या हमारी राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है, क्या वो सत्ता के परंपरागत स्रोतों से जाति, भाषा, धर्म, परिवारवाद से प्रभावित नहीं होती है? यस, प्रभावित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में अभी सत्ता के जो परंपरागत स्रोत हैं वो निर्बल नहीं हुए। आज भी हम देख सकते हैं कि वास्तविक रूप में राजा महाराजाओं का किसी न किसी रूप में प्रभाव है। यस, और भारत आज़ाद 1947 उसके बाद में काफ़ी लंबे समय तक बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी कि इनके प्रभाव को घटाया जाए, मगर फिर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आज भी इनका प्रभाव है। यस, प्रभाव है। मैं क्या कह रहा हूँ? प्रभाव है। तो यही तो है सत्ता के परंपरागत स्रोत। और जिस देश में सत्ता के परंपरागत स्रोत निर्बल पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, और वास्तविक रूप में वहाँ पर जो राज्य शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है, उसका केंद्रण हो जाए, मतलब राज्य या केंद्र में शक्ति का केंद्रण हो जाता है,
और सत्ता के परंपरागत स्रोत कमजोर पड़ जाते हैं, इसका मतलब उस देश की राजनीति आधुनिक बन गई है। तो भारत के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि चौथा लक्षण भी पूर्ण रूप में मौजूद नहीं है, तीसरा लक्षण ही पूर्ण रूप में मौजूद नहीं है, दूसरा लक्षण ही पूर्ण रूप में मौजूद नहीं है, पहला लक्षण ही पूर्ण रूप में मौजूद नहीं है। हालांकि धीरे धीरे हमारे यहाँ पर काफी परिवर्तन आ रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। पांचवा लक्षण क्या है? राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण। ध्यान दीजिएगा, किसी भी देश की राजनीति आधुनिक है या नहीं, या राजनीतिक आधुनिकीकरण का अगला जो लक्षण है, पांचवा लक्षण है, वो ये है कि वास्तविक रूप में वहां पर जो संरचनाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं, उनका कार्यों के अनुरूप विभिन्नीकरण कर दिया जाए। जैसे व्यवस्थापिका कानून बनाए, कार्यपालिका कानूनी क्रियान्वित करे और न्यायपालिका कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड दे, ऐसी व्यवस्था कर दी जाए संविधान में। मगर इसी के साथ विभिन्नीकरण तो कर दे, विभिन्नीकरण के साथ विशेषीकरण भी हो। विशेषीकरण का मतलब ये है कि वास्तव में जैसे भाई संरचना के विभिन्नीकरण हो गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, परंतु व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाने का कार्य किया जाता है, वास्तव में इसमें बैठने वाले व्यक्ति भी विशेषज्ञ या नहीं। कार्यपालिका के द्वारा जो कानून की क्रियान्वित की जाती है, वो लोग विशेषज्ञ या नहीं। और न्यायपालिका के द्वारा जो कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाता है, न्यायपालिका में बैठने वाले व्यक्ति विशेषज्ञ या नहीं। तो यहाँ मूल बात ये भी देखी जानी चाहिए, केवल संरचना को विभिन्नीकरण ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इसी के साथ में क्या होना चाहिए? विशेषीकरण भी होना चाहिए कि भी संरचना को विभिन्नीकरण तो कर दो कि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग संस्थाओं की स्थापना कर दो, लेकिन इसके साथ में उनमें कार्य करने वाले व्यक्ति भी विशेषज्ञ होने चाहिए। ये दोनों बातें यदि मौजूद मिलती हैं किसी भी देश में, तो हम कह सकते हैं उस देश की राजनीति आधुनिक हो गई है। हमारे भारत की बात करते हैं, हमारे भारत के अंतर्गत अभी इस लक्षण में हम काफी पीछे हैं। और छठा लक्षण है राजनीति में जनसाधारण की बढ़ी हुई सहभागिता। क्या बोला मैंने? छठा, राजनीति में जनसाधारण की बढ़ी हुई सहभागिता। इसका मतलब ये है कि किसी भी देश की राजनीति आधुनिक तभी कहलाएगी जबकि वहां वास्तविक रूप में राजनीति में, मतलब राजनीतिक व्यवस्था में, मतलब निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जनसाधारण की सहभागिता बढ़ जाए। और सहभागिता का मतलब केवल यही नहीं है कि मतदान प्रतिशत बढ़ जाए, नहीं, जनता वास्तविक रूप में इतनी शिक्षित हो कि वो अपने मत का प्रयोग विवेक संगत तरीके से कर सकें, और जनता इतनी सूचनाएं अपने पास रखती हो, इतना ज्ञान रखती हो, कितना ज्ञान कि वहां वास्तविक रूप में राज व्यवस्था के संदर्भ में क्या निवेश है और क्या निर्गत है, मतलब इनपुट और आउटपुट की भी जानकारी जनता को होनी चाहिए। जबकि विकासशील देशों के अंतर्गत हम कह सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर एसी फाइनर ने भी कहा है, कि विकासशील देशों के अंतर्गत जनसाधारण को यही नहीं पता होता है कि राजनीतिक व्यवस्था के क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है, मतलब वास्तविक रूप में किस तरीके की नीतियां बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और सरकार के द्वारा किस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं, इसके बारे में कितनी जनता जानकारी रखती है? बहुत कम जनता जानकारी रखती है। तो वास्तविक रूप में यहाँ जो छठा लक्षण ये है कि जिस देश की जनता ज्यादा से ज्यादा राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेती है, उदासीन नहीं होनी चाहिए, सक्रिय रूप में भाग लेती है, उस देश की राजनीति आधुनिक होगी। क्या भारत की राजनीति को हम छठे लक्षण के आधार पर आधुनिक कह सकते हैं? नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बताइए मुझे कि जब चुनावों का समय होता है उस समय हम देखते हैं कि अभी भी कुछ गाँव में गांव का एक महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होता है, सभी जगह होते हो, वो तो अर्थतंत्र का लो नियम तो सब जगह लागू होता है। रॉबर्ट मिशेल ने स्पष्ट रूप में कहा है, चाहे लोकतंत्र हो और चाहे कुलीन तंत्र हो, अल्पतंत्र हो, सब जगह वास्तविक रूप में केवल कुछ व्यक्तियों का ही शासन होता है, ये बात सत्य है। तो वहाँ गांव के जो वास्तविक रूप में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा ही ये फैसला किया जाता है कि किस तरफ मतदान करना है, और वहाँ उस गांव के जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उसकी बात को मान लिया जाता है। तो मुझे बताइए, क्या ये वास्तविक रूप में राजनीति में जनता की सहभागिता है? नहीं, ये तो मलाईदार परत की सहभागिता है। हाँ, भारत में अभी ऐसा है। और क्या उन मतदाताओं को इतना पता होता है कि जिस व्यक्ति विशेष को, दल विशेष को अपना मत दे रहे हैं, उसकी क्या नीतियाँ, क्या घोषणा पत्र हैं, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो वास्तविक रूप में इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। ऐसे हमारे यहाँ पर राज्य व्यवस्थाओं के द्वारा किसी न किसी रूप में व्यवस्था की जाए
जिससे कि जन सामान्य को भी इसकी जानकारी हो। हालांकि आज हम देखते हैं कि जन संचार के साधनों के माध्यम से जन सामान्य को इनके बारे में अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है और भारत इस मामले में अभी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो हम कह सकते हैं हमारे देश की राजनीति वास्तविक रूप में धीरे धीरे आधुनिक बनती जा रही है। ठीक है। और 7वां है व्यक्तियों का संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से सर्वाधिक अभिज्ञान। बहुत महत्वपूर्ण बात है। 7वां क्या है? व्यक्तियों का संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से सर्वाधिक अभिज्ञान। सर्वाधिक अभिज्ञान मतलब पहचान, सर्वाधिक अभिज्ञान। इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था या राजनीति आधुनिक तभी होगी जबकि वास्तविक रूप में वहाँ जो व्यक्ति होते हैं, जो जनसाधारण होते हैं, वो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से अभिज्ञान रखते हैं। इसका मतलब ये कि वो वास्तव में पूरे राष्ट्र राज्य के प्रति निष्ठावान हो। उनका जो क्षेत्रीय विशेष के प्रति निष्ठापूर्णता है उसमें परिवर्तन आए। कैसे? मैं उदाहरण दूं। जैसे मुझे कोई पूछे कि आप राजस्थानी हैं, बंगाली हैं, गुजराती हैं या भारतीय हैं, तो क्या बोलूं मैं? हम राजस्थान के रहने वाले हैं, तो क्या बोलूं मैं? राजस्थानी? नो, मैं भारतीय हूं। ऐसी निष्ठा आ जाती है। तो वास्तविक रूप में वही होता है संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से सर्वाधिक अभिज्ञान। मतलब वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्य के प्रति पहचान हो, उसके प्रति समर्पण हो, स्थान विशेष के प्रति नहीं। मैंने जैसे अभी उदाहरण दिया था कि मुझसे कहे कि आप भारतीय हैं, राजस्थानी, तो मैं क्या बोलूँ? सबसे पहले मैं बोलूंगा मैं भारतीय हूँ। तो मैं भारतीय हूँ, ये है संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से सर्वाधिक अभिज्ञान। ये नहीं होना चाहिए मैं राजस्थानी हूँ। नहीं समझ रहे आप? और मान लीजिएगा मुझसे कोई पूछे कि आपकी क्या जाति है, आपका क्या धर्म है, तो मैं क्या बोलूं? ऐसी स्थिति मुझे बोलना चाहिए मेरी जाति भी भारत है, मेरा धर्म भी भारत है, मैं तो एक भारतीय हूँ, मैं तो एक भारतीय हूँ। यही है संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से सर्वाधिक अभिज्ञान। हमारे भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में हम देखते हैं तो इस मामले में अभी काफ़ी हम पिछड़े हुए। मतलब अभी हमने देखा है कि कुछ जगह वास्तविक रूप में इस तरीके की मनोवृत्तियां मजबूत नहीं हो पाई हैं, इस तरीके का परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर अभी संस्कृति का लौकिकीकरण नहीं हुआ है। मतलब निष्ठा के केंद्र में अभी इतना परिवर्तन नहीं हुआ है जितना कि परिवर्तन होना चाहिए। और 8वां है, नोट कीजिएगा, वृहत्तर व व्यापक आधार वाली नौकरशाही। क्या कहा है मैंने? वृहत्तर व व्यापक आधार वाली नौकरशाही। इसका क्या मतलब? ये मैं डायग्राम आपके लिए नोट कर दिया है। यहाँ क्या है? सीमित आधार वाली नौकरशाही, व्यापक आधार वाली नौकरशाही। कै ख नौकरशाही, नौकरशाही समाज का समृद्ध वर्ग, समाज का समृद्ध वर्ग, समाज का मध्यम वर्ग, समाज का मध्यम वर्ग, समाज का सामान्य वर्ग, समाज के सामान्य वर्ग। क्या मतलब हुआ भाई? आप नौकरशाही के आधार पर भी किसी भी देश की राजनीति का विश्लेषण कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि वहाँ की जो राजनीति है वो आधुनिक हुई है या नहीं, या राजनीति का आधुनिकीकरण हुआ है या नहीं। कैसे बताएंगे आप? आप ऐसे बताएंगे कि जहाँ सीमित आधार वाली नौकरशाही होती है, सीमित आधार वाली नौकरशाही का मतलब होता है कि समाज का जो सामान्य वर्ग होता है उसमें से वास्तविक रूप में नौकरशाही में बहुत कम व्यक्ति भर्ती हो पाते हैं, बहुत कम व्यक्तियों का चयन या सिलेक्शन हो पाता है। कहाँ से? समाज के सामान्य वर्ग में से, जनसाधारण में से। और समाज का जो मध्यम वर्ग होता है इसमें से भी बहुत कम। मैंने नोट भी कर रखा है एक यहाँ इसके माध्यम से दिखाया कि केवल कुछ ही व्यक्ति यहाँ तक पहुँच पाते हैं, जबकि समाज का जो मध्यम वर्ग होता है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पहुँचते हैं। और समाज का जो समृद्ध वर्ग होता है वास्तविक रूप में इसी ही के व्यक्ति नौकरशाही में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या है? सीमित आधार वाली नौकरशाही। ऐसी नौकरशाही जिस देश में होती है उसके बारे में आप कह सकते हैं कि वहाँ की राजनीति अभी आधुनिक नहीं बनी है। और दूसरा क्या है? व्यापक आधार वाली नौकरशाही। इसका मतलब क्या होता है कि वास्तविक रूप में जहाँ व्यापक आधार वाली नौकरशाही होती है, इसका मतलब यह है कि वहाँ समाज का जो सामान्य वर्ग होता है या समाज की जो सामान्य वर्ग होती है या जो जनसाधारण होता है उसमें से वास्तविक रूप में नौकरशाही में बहुत ज़्यादा व्यक्ति आते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा व्यक्ति भर्ती होते हैं, बहुत ज़्यादा व्यक्ति चयनित होकर के आते हैं। कहाँ से? सामान्य वर्ग से। आप देखिएगा ये मैंने यहाँ नोट किया है, यहाँ संकेत दे रखा है, यहाँ संकेत दे रखा है, यहाँ संकेत दे रखा है। तो मतलब इन दोनों से, मतलब समाज का समृद्ध और मध्यम वर्ग से ज़्यादा सामान्य वर्ग से व्यक्ति नौकरशाही में आते हैं। तो इसी क्या कहते हैं? व्यापक आधार वाली नौकरशाही, क्योंकि समाज से ज़्यादा जनसाधारण ज़्यादा आ रहे हैं। फिर इसके बाद में समाज का मध्यम वर्ग है,
इसमें भाई सबसे ज्यादा समाज के सामान्य वर्ग चाहते हैं, उसके बाद में फिर इससे कम और फिर इससे कम। वास्तविक में समाज का जो समृद्ध वर्ग होता है इसमें से बहुत कम जाते हैं यहाँ, कहाँ, नौकरशाही के अंतर्गत। तो आज आप देखिएगा जो विकसित राष्ट्र राज्य हैं उनमें वास्तविक रूप में समाज के सामान्य वर्ग से बहुत ज्यादा व्यक्ति नौकरशाही पहुंचते हैं, और विकासशील राष्ट्र राज्यों में आज भी हम देखते हैं समाज का जो सामान्य वर्ग होता है वो नौकरशाही में बहुत कम पहुंच पाता है। जैसे स्थायी सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, हम भारत का उदाहरण दें तो हम कह सकते हैं हमारे यहाँ IAS IPS सेवाएं जो होती हैं इनके बारे में कहा जा सकता है कि वास्तव में कुछ कुछ हमें ये सीमित आधार नौकरशाही दिखा देती है, क्योंकि वास्तविक रूप में समाज का सामान्य वर्ग यहाँ तक बहुत कम पहुंच रहा है। हालांकि अब काफी परिवर्तन आ चुका है, लेकिन साक्षात्कार के मामले में जो घटनाएं उजागर होती हैं उनसे तो हम कह ही सकते हैं कि समाज का जो समृद्ध वर्ग होता है वही नौकरशाही तक पहुंच पाता है। मैं यहाँ केवल संकेत दे रहा हूँ, ज्यादा आगे बातें हम नहीं ले रहे हैं, आप स्वयं इस बात को ठीक से विश्लेषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा वृहत्तर व व्यापक आधार वाली नौकरशाही। तो जहां पर नौकरशाही व्यापक आधार वाली होती है उस देश की राजनीति वास्तव में आधुनिक हो जाती है, जबकि जहां सीमित आधार वाली नौकरशाही होती है वहां राजनीतिक आधुनिकीकरण नहीं हो पाता है। मतलब फिर कह रहा हूँ सीमित आधार का मतलब ये होता है कि यहाँ समाज का जो समृद्ध वर्ग होता है वही नौकरशाही में होता है। ठीक है, जैसे आप भारत का उदाहरण दे सकते हैं, हमारे यहाँ प्रशासनिक सेवाओं में समाज का समृद्ध वर्ग ही ज्यादा पहुंच पाता है। इसी के साथ में व्यापक आधार नौकरशाही, हालांकि आधुनिक समय में भारत में काफी परिवर्तन आ गया है। व्यापक आधार नौकरशाही का मतलब होता है समाज का जो सामान्य वर्ग होता है उसमें से नौकरशाही में प्रशासनिक सेवाओं में बहुत ज्यादा व्यक्ति आते हैं। तो ये होता है सीमित आधार वाली नौकरशाही और व्यापक आधार वाली नौकरशाही। अब देखिएगा ये 8 लक्षण हो गए। अगर आप चाहें तो इन 8 लक्षणों को राजनीतिक आधुनिकीकरण के इन 3 लक्षणों में भी समेट सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इन तीनों बिंदुओं को आप नोट कीजिएगा। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है राजनीतिक आधुनिकीकरण का निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण लक्षण है। तो 3 महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिनमें ये सारे सम्मिलित हो जाते हैं। कौन कौन से? बुद्धि संगत सत्ता। बुद्धि संगत सत्ता का मतलब क्या होता है कि वास्तविक रूप में वहां पर जो केंद्र होता है, जो राज्य होता है उसमें शक्ति का केंद्रण हो जाना चाहिए, मतलब राजनीतिक शक्ति सर्वे सर्वा हो जानी चाहिए। अन्य सभी संगठन शक्तियां राजनीतिक शक्ति के अधीन आ जानी चाहिए। फिर कह रहा हूं कि वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का केंद्रण हो जाना चाहिए। केंद्रण का मतलब केंद्रीकरण नहीं है, शक्तियां तो बांटी जाएंगी लेकिन राजनीतिक शक्ति सर्वे सर्वा बन जानी चाहिए। समझ गए ना इसका मतलब? तो बुद्धि संगत सत्ता पहला लक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। ये 3 लक्षण महत्वपूर्ण है राजनीतिक आधुनिकीकरण के। दूसरा है विभिन्नीकृत राजनीतिक संरचनाएं, जो कि मैंने यहाँ 5वें लक्षण के आधार पर समझा दिया है। और तीसरा है राजनीतिक सहभागिता, जो कि मैंने यहाँ वास्तविक रूप में 6ठे बिंदु के आधार पर समझाया है, राजनीति में जनसाधारण की बढ़ी हुई सहभागिता। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के 3 लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में लक्षण से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। आशा करता हूँ यहाँ तक यदि आप समझ गए होंगे तो गलती नहीं होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब इसका दूसरा पार्ट ले रहे हैं। कौन सा? राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण या साधन या उपकरण। क्या मतलब? भाई परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था से आधुनिक राज व्यवस्था तक पहुंचने के लिए या अविकसित राजनीतिक व्यवस्था से विकसित राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचने के लिए जो प्रक्रियाएं, जो संरचनात्मक प्रक्रियाएं, जो प्रयत्न किए जाते हैं, उन प्रयत्नों में वास्तव में किन किन साधनों का योगदान होता है, वही राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण या साधन कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक प्रयत्न किए जाते हैं, उन प्रयत्नों में जिन साधनों का योगदान होता है वो साधन ही राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण या साधन कहलाते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ मैंने आपके लिए बहुत तरीके से एक डायग्राम भी बनाया है, आप इससे भी सारी बातें समझ सकते हैं। तो यहाँ विशेषकर हमने उल्लेख किया है 6 साधनों का। वास्तव में तो केवल 3 ही साधन महत्वपूर्ण होते हैं, चौथा, 5वां और 6ठा इन 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के साधनों में स्वतः ही सम्मिलित हो जाते हैं। यदि आप ये 3 साधन भी नोट कर लेते हैं तो भी सारे साधन इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, मतलब 3 साधनों में सारे साधन समेट लिए जाते हैं। लेकिन मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यहाँ 6 बिंदु नोट कर दिए हैं। देखिएगा, पहला साधन क्या है? अभिजनों और बुद्धिजीवियों की भूमिका। हाँ,
भाई किसी भी देश की राजनीति जब परंपरागत से आधुनिक बनती है, परंपरागत से आधुनिक बनती है, तो इसमें वास्तव में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है, सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है, वो वास्तव में अभिजन की ही होती है, बुद्धिजीवी की ही होती है। भाई मैं एक बात यहाँ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में साफ शब्दों में लिखा है कि प्रकृतिया ही कुछ व्यक्ति स्वामी बनने योग्य होते हैं, बाकी दास बनने योग्य होते हैं। यस, क्या मतलब हुआ? अरस्तु का कहना है कि प्रकृति से कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, बाकी मंद बुद्धि के होते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं वो शासन करने के लिए आए हैं, और जो मंद बुद्धि के होते हैं वो इनके आदेशों का पालन करने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों में क्षमता ऐसी ही है। जो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, उनमें आदेश देने की क्षमता है, जो मंद बुद्धि के हैं उनमें आदेशों का पालन करने की क्षमता है। बस इतना से करें। तो मुझे बताइए, क्या आज भी ये बात सत्य नहीं है? यस, आज भी बात सत्य है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज भी पूर्णतः सत्य है और हमेशा सत्य रहेगी ये बात। प्रकृति से, स्वभाव से ही बात सही है। सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा सकती है, परिवार के द्वारा बालकों को सुविधाएं दी जा सकती है, मंद बुद्धि का बच्चा बुद्धिमान बन सकता है, लेकिन फिर भी अंतर मिलेगा, फिर भी अंतर मिलेगा, फिर भी अंतर मिलेगा। आप प्रयास करके देखिएगा राजनीति को आधुनिक बनाने में वास्तव में अभिजन और बुद्धिजीवियों की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, चाहे कोई भी राष्ट्र राज्य क्यों ना हो। ध्यान रखेंगे ये बात। किस तरीके से मैंने यहाँ ये डायग्राम के माध्यम से समझाया है, देखिएगा। इधर सत्तारूढ़ अभिजन जो सत्ता में है, सत्ताधारी हैं। इधर मैंने नोट किया प्रतिपक्षी अभिजन जो विपक्ष में है। और इसके बाद में यहाँ मैंने बीच में ये नोट किया है राजनीतिक आधुनिकीकरण के 3 महत्वपूर्ण लक्षण। राजनीतिक व्यवस्था क्या? बुद्धि संगत रचना। दूसरा है विभिन्नकृत राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्था का मतलब राजनीतिक संस्थाएं। तीसरा है राजनीतिक सहभागिता, मतलब ये राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक बने, इसके लिए 3 महत्वपूर्ण लक्षण है। और इसमें बाहर की तरफ हमने ये यहाँ नोट कर दिया, ये अभिजन है। ये तो चारों तरफ क्या है? अभिजन है, जिसमें वास्तव में यहाँ इससे ऊपर वाला जो पार्ट होगा इसमें तो सत्तारूढ़ अभिजन होंगे जो सत्ता में है, और इससे जो नीचे होगा वो प्रतिपक्षी अभिजन होगा। तो ये चारों तरफ अभिजन है, चारों तरफ क्या है? अभिजन है। सत्तारूढ़ अभिजन, प्रतिपक्षी अभिजन, ये यहाँ देखिएगा ये अभिजन है। फिर ये जनसाधारण, ये बीच में जनसाधारण है। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में चाहे आप किसी भी राष्ट्र की राज्य व्यवस्था का, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा भाई, चाहे वो लोकतंत्र हो, स्वेच्छाचारी शासन हो, सर्वाधिकारवादी शासन हो, कुछ भी है, वास्तव में जो ये अभिजन होते हैं उन अभिजनों के आधार पर ही इनके द्वारा कार्य किया जाता है। मतलब ये किसी न किसी रूप में जो अभिजन है इनके चारों तरफ घूम रहे हैं, और ये किसी न किसी रूप में इनके बीच में जकड़े हुए हैं। जनसाधारण, हाँ ये मैंने देखा यहाँ नोट कर रखा है, ये क्या है? जनसाधारण। इधर ये जनसाधारण, ये जनसाधारण है और ये अभिजन है। तो वास्तव में यहाँ राजनीति को किस तरफ आगे बढ़ाना है, आधुनिक बनाना है या पीछे की तरफ लाना है, क्या कुछ करना है, इसमें वास्तव में रोल किसका होता है? अभिजनों को होता है। ये अभिजन चारों तरफ मैंने दिखा दिए। ये कै का मतलब तो क्या है? ये कै का मतलब होता है सत्तारूढ़ अभिजन और कै का मतलब होता है प्रतिपक्षी अभिजन। तो वास्तव में तो अरस्तु की बात आज भी सही दिखाई दे रही है भाई। उन्होंने कहा कि प्रकृति आई कुछ व्यक्ति स्वामी बनने योग्य होते हैं, और मंद बुद्धि के व्यक्ति जो स्वामी होते हैं उनके आदेशों का पालन करते हैं। तो इससे तो ऐसा ही लग रहा है ये जन सामान्य हो गया, ये अभिजन हो गया। तो वास्तव में राजनीति को आधुनिक या राजनीति का आधुनिकीकरण करने में योगदान सबसे ज्यादा अभिजनों का ही होता है। तो अरस्तु की बात आज भी सत्य। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अभिजन का जो सिद्धांत दिया जाता है, अभिजन वर्ग का जो सिद्धांत दिया जाता है भाई, सच्चाई है। ये बात अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में बहुत समय पहले कह दी थी भाई। यही तो बात है ये कि प्रकृति कुछ व्यक्ति स्वामी बनने योग्य होते हैं, बाकी मंद बुद्धि के होते हैं, वो दास बनने योग्य होते हैं। आज भी ये बात सही है, आज भी ये बात सही है। मैं कह रहा हूँ व्यवहारिक स्तर पर देखे तो भी सही है, सैद्धांतिक रूप में सही है ये। नोट कीजिएगा, यहाँ मैंने लिखा है राजनीतिक आधुनिकीकरण में अभिजनों की भूमिका। तो ये अभिजनों की भूमिका होगी। तो वास्तविक रूप में सर्वे सर्वा कौन दिखाई दे रही है? यहाँ पर अभिजन ही है।
राजनीति को आधुनिक बनाने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है किसका होता है? अभिजनों का होता है, जो समाज के विशिष्ट वर्ग कहलाते हैं। वास्तविक रूप में दो प्रकार के होते हैं। चाहे किसी भी समाज व्यवस्था के अंतर्गत आप राज व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा, उसमें सत्तारूढ़ अभिजन भी मिलेगा और प्रतिपक्षी अभिजन भी मिलेगा, मतलब ये सत्ता में ये विपक्ष में, और ये इस तरीके से चक्कर घूमता रहता है। मान लीजिए कि प्रतिपक्षी हैं तो ये सत्तारूढ़ हो जाते हैं, सत्तारूढ़ फिर प्रतिपक्ष में आ जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिएगा हम भारत को उदाहरण दें, भाई कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कभी कांग्रेस की सरकार है, तो ये इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ इसको आप एक बॉल की संज्ञा दे सकते हैं, और ये लहरों के साथ, जैसे बीच में ये पानी है, पानी में ये बॉल है, ये जैसे ही हवा आती है, हवा के झोंके के साथ, क्योंकि पानी में धीरे धीरे गतिविधि होगी, पानी में गतिविधि होगी तो बॉल घूमेगी, बॉल घूमेगी, तो इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में जनता राजनीतिक दलों की किन बातों को पसंद कर रही है, किन को नापसंद कर रही है, वो वास्तविक रूप में एक प्रकार से हवा का झोंका है, और उस झोंके से ही राज्य व्यवस्था में परिवर्तन आता रहता है, मतलब वास्तविक रूप में सरकार में परिवर्तन आता रहता है। और इसके बाद दूसरा है विचारधारा की भूमिका। वास्तविक रूप में किसी भी देश की राजनीति को आधुनिक बनाने में विचारधारा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे आप देखिएगा कि आज पूरी दुनिया में उदारवादी विचारधारा की जीत हो गई है, यस डेफिनेटली, और निजीकरण के ऊपर बल दिया जा रहा है। भूमंडलीकरण का जमाना है, इस निजीकरण पर बल दिया जा रहा है। तो वास्तव में विचारधारा से भाई राजनीतिक विचारों का जो समुच्चय होता है वो राजनीतिक विचारधारा कहलाती है, जिसमें व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध होंगे। तो वास्तव में विचारधारा का प्रयोग कौन करता है? राजनीतिक दल करता है। तो वास्तविक रूप में तो यहाँ राजनीतिक दल राजनीतिक आधुनिकीकरण का साधन बन जाता है। चाहे वन पार्टी सिस्टम हो, मतलब एक दलीय व्यवस्था हो, बहुदलीय व्यवस्था हो, द्विदलीय व्यवस्था हो, तो सब जगह राजनीति को आधुनिक बनाने में दल का योगदान ज्यादा होता है। और फिर दल किसका सहारा लेता है? विचारधारा का सहारा लेता है। क्या कह रहा हूं मैं? दल किसका सहारा लेता है? विचारधारा का सहारा लेता है। विभिन्न प्रकार की विचारधारा है, उदारवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है। जैसे भारत की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा को अपनाया गया है, तो वह मार्क्सवादी विचारधारा है, ठीक है, फेबिनवादी विचारधारा है, दुनिया भर की विचारधाराएं हैं, उनको यहाँ सभी को बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मूल बात एक ही है कि वास्तविक रूप में विचारधारा के आधार पर भी राजनीति को आधुनिक बनाया जाता है, और वास्तव में विचारधारा का प्रयोग करता है राजनीतिक दल। इसलिए राजनीतिक दल वास्तव में राजनीति को आधुनिक बनाने का महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। ठीक है, तो राजनीतिक दल अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर इसमें सम्मिलित होगा ना ये। तीसरा क्या है? सरकार की भूमिका। यस, आज वास्तव में तो राजनीति को आधुनिक बनाने में भाई सरकार का योगदान इन सबसे ज्यादा होता है। परंतु वही बात आएगी सरकार की भूमिका में, फिर वही बात आ जाती है, सत्तारूढ़ अभिजन यहाँ भी आ जाएगा। फिर सरकार की भूमिका सबसे ज्यादा हो जाती है। आज जनसाधारण सरकार की तरफ ही देखता है कि सरकार वास्तव में राजनीति को आधुनिक बनाएगी, जन कल्याण संबंधित नीतियां बनाएगी, जनहित होगा, जनहित होगा, तो वास्तविक रूप में जनता की इच्छाएं पूरी होगी। जनता की इच्छाएं पूरी होंगी तो राज्य व्यवस्था को जनता अपना समर्थन देगी। जनता अपना समर्थन देगी तो सत्ता के परंपरागत स्रोत स्वतः ही कमजोर पड़ते चले जाएंगे, और सत्ता के परंपरागत स्रोत जैसे कमजोर पड़ेंगे तो वास्तविक रूप में उस देश के अंतर्गत जो राज्य है, केंद्र है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें राजनीतिक शक्ति का केंद्रण हो जाएगा, और राजनीतिक शक्ति का जैसे केंद्रण हो जाएगा तो वास्तव में उस देश की राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक बन जाएगी। यस, आप एक बात शुरू कीजिएगा, सारे बिंदु उसमें घूम जाते हैं मेरे भाई। तो क्या है? तीसरा, सरकार की भूमिका। आज आप देखिएगा सभी देशों के अंदर सरकारों के द्वारा जन कल्याण संबंधित नीतियां बनाई जाती है नहीं, और भाई सरकार का योगदान सबसे ज्यादा होता है। सरकार ही वास्तविक रूप में देश को आगे या पीछे की तरफ धकेलती है, और सभी सरकारों का प्रयास होता है कि हमारे देश का विकास हो। कौन चाहता है कि हमारे देश का जो है पतन हो, हम पीछे की तरफ जाएं? कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहती है। तो वास्तव में राजनीति को आधुनिक बनाने में सरकार का योगदान सर्वोपरि होता है, उच्च स्तर पर होता है, सबसे ज़्यादा होता है। चौथा है आर्थिक विकास। सीधी सी बात है, जब किसी देश के अंतर्गत वास्तविक रूप में औद्योगिकीकरण हो जाता है, तकनीकी की दृष्टि से विकास हो जाता है, तकनीकी का स्तर बहुत उच्च हो जाता है, तो वास्तव में अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती है। अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती है
तो समाज व्यवस्था भी सुदृढ़ हो जाती है। समाज व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो डेफिनेटली राजनीतिक व्यवस्था भी मजबूत होती है। और राजनीतिक व्यवस्था जब मजबूत हो जाती है तो वास्तव में जनता की सभी मांगे किसी न किसी को पूरी कर दी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं उस देश की राजनीति भी आधुनिक हो जाती है। यस। और पांचवा है संचार के साधन। आज आप देखिएगा वास्तविक रूप में परंपरागत राज व्यवस्था में जब अध्ययन करते तो वहाँ संचार के साधन नहीं थे, यातायात की सुविधाएं भी नहीं थी, इसलिए केंद्र और परिसर की संपर्कता नहीं थी उस समय। केंद्र मतलब राज व्यवस्था, परिसर मतलब समाज व्यवस्था। और आधुनिक समय में संचार के साधन मौजूद हैं भाई, प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन। आज तो हम तकनीकी की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो इन सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सीधा जनसाधारण को संबोधित भी किया जाता है, और जनता किसी न किसी रूप में जो किसी भी राष्ट्र राज्य का नेतृत्व करता है, जिसे नेता कहा जाता है, उसकी बातों को डेफिनेटली स्वीकार भी करती है। जनता को पहले अवगत करा दिया जाता है कि हम देश को किस तरफ ले जाने वाले हैं। तो वास्तव में किसी भी देश की राजनीति को आधुनिक बनाने में संचार के साधनों का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। भाई परंपरागत समाजों के अंतर्गत राजनीति आधुनिक इसलिए तो नहीं थी क्योंकि संचार के साधन नहीं थे, यातायात के साधन नहीं थे। हाल सब बातें मौजूद हैं। और छठा है सामाजिक गतिशीलता। यस, सामाजिक गतिशीलता, नोट कीजिएगा, सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता का मतलब होता है कि जब किसी भी देश के अंतर्गत वास्तव में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका धीरे धीरे शहरीकरण हो रहा हो, नगरीकरण हो रहा हो, इसी के साथ में वास्तव में यहाँ जनसाधारण की शिक्षा का जो स्तर है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। इसी के साथ में जो निष्ठा का केंद्र होता है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। मतलब सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत वास्तविक रूप में जनसाधारण की निष्ठा का जो केंद्र होता है वो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था बन जाता है। इसी के साथ में सामाजिक गतिशीलता में सत्ता के जो परंपरागत स्रोत होते हैं, जाति, भाषा, धर्म, ये भी धीरे धीरे कमजोर या फीके पड़ना शुरू हो जाते हैं। और मूल जो इसका तत्व है वो तो यही है कि वास्तव में यहाँ शहरीकरण प्रबलता पर होता है। मतलब ग्रामीण जीवन शैली धीरे धीरे शहरी जीवन स्तर की शैली में परिवर्तित हो जाती है। और ऐसा जब किसी भी देश के अंतर्गत समाज व्यवस्था में हो जाता है परिवर्तन, तो इसे ही वास्तव में राजनीतिक आधुनिकीकरण कहा जाता है। तो सामाजिक गतिशीलता का भी राजनीति को आधुनिक बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गए राजनीतिक आधुनिकीकरण के 6 साधन। फिर कह रहा हूँ वास्तव में तो इसमें साधन तो केवल 3 ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। ये 4 तो मैंने आपकी सुविधा के लिए नोट कर दिए, बाकी ये तीनों इन्हीं में सम्मिलित हो जाते हैं। तीनों में कौन कौन से? अभिजनों और बुद्धिजीवियों की भूमिका, दूसरा है विचारधारा की भूमिका, और तीसरा है सरकार की भूमिका। ज़्यादातर विद्वानों ने राजनीतिक आधुनिकीकरण के ये 3 ही साधन स्वीकार किए हैं। इनका कहना यह है कि ये सभी साधन स्वतः इनमें सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए अलग से ये बिंदु बना दिए हैं जिससे कि उनको ये शिकायत ना कि सर आपने तो हमारी किताबों में बहुत कुछ दे रखा है, आपने तो केवल 3 तक की बातें कही है। मगर मैं बार कर रहा हूँ इन 3 साधनों में सारे साधन स्वतः सम्मिलित हो जाते हैं। यस, जैसे मैंने कहा ना कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो 3 लक्षण हैं, इन 3 लक्षणों में 8 लक्षण सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसे ही जो ये 6 साधन है वो इन 3 साधनों में समेट लिए जाते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप ये दोनों बातें समझ गए होंगे और आप प्रतिदिन जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी जानकारी, इसकी सूचना आपको मिले
तो निश्चितता से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।